हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल की सीरीज के अंतर्गत एक और नए टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे, मानव भूगोल के विकास पर। जी हां दोस्तों, मानव भूगोल के विकास के साथ में इसके क्षेत्र और विषय वस्तु पर भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, इनको पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अन्य सब्जेक्टों में या अन्य टॉपिकों में करते आए हैं। बिल्कुल उसी तरह से आसान शब्दों में और पूरे व्यवहारिक रूप से मैं आपको यहां पर इस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि फिर शायद कभी भूल नहीं पाएंगे आप इसको, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस यात्रा को। छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा। आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, उनका जानना जरूरी है कि हमारे द्वारा बीए के लगभग सभी सब्जेक्ट जो है अब यही यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ही आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं। लेक्चर और नोट्स सब कुछ प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक, सब सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज टॉपिक ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से कुछ भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं दोस्तों, बल्कि टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे आपको कॉलेज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पर लेक्चर देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्टों को। और प्रत्येक लेक्चर, सभी लेक्चरों की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर से भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के विकास पर, तो हम ये देखेंगे कि मानव भूगोल का विकास एक्चुअल में किस प्रकार से हुआ है, इसका क्षेत्र क्या है और साथ ही साथ मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या रही है। क्लियर है? तो दोस्तों, मानव भूगोल के क्षेत्र की या फिर कहें कि विकास की जब भी बात आती है तो यहां पर एक विद्वान का नाम सर्वप्रथम आता है, जिनका नाम है ब्रुन्स। क्या नाम है दोस्तों? ब्रुन्स महोदय का नाम सर्वप्रथम आता है ना। तो ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण मानवीय क्रियाकलाप के आधार पर मानकर किया है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि ब्रुन्स साहब ने जो है मानव भूगोल का जो वर्गीकरण किया है, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके उसको समझाने का प्रयास किया है, उन्होंने इस क्रम के लिए, अपने अध्ययन के लिए मानवीय क्रियाओं को, अर्थात कि मानवीय क्रियाकलाप को आधार बनाया है। उन्होंने मानव भूगोल की विषय वस्तु का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। फिर से सिंपल, ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल का वर्गीकरण किया है, किस आधार पर किया है? तो मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर किया कि मानव ने किस किस प्रकार के कार्य किए हैं। उन कार्यों के आधार पर उन्होंने मानव भूगोल का वर्गीकरण किया अलग अलग स्तर पर, है ना। वो जो मानवीय क्रियाकलाप है, उन मानवीय क्रियाकलापों को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त कर दिया। दो कौन कौन से भाग? एक बताया उन्होंने सभ्यता के विकास का और दूसरा बताया सांस्कृतिक तथ्यों का। सभ्यता का विकास, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो कुछ आधार उसमें आते हैं जो मानव भूगोल को वर्गीकृत करते हैं। दूसरा आधार उन्होंने सांस्कृतिक तथ्यों को बताया। सांस्कृतिक तथ्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसे मानव ने अपने प्रयासों से प्राकृतिक वातावरण को बदल करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया था। तो उसी निर्माण के जो तथ्य हैं, उन्हीं तथ्यों को हम यहां सांस्कृतिक तथ्यों के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो इस सांस्कृतिक तथ्यों को हम एक अन्य नाम से यहां वर्गीकृत करते हैं, जिसे कहते हैं यथार्थ वर्गीकरण। क्या? यथार्थ वर्गीकरण। तो इस सांस्कृतिक तथ्यों का दूसरा नाम है यथार्थ वर्गीकरण। तो अब आपको याद ये रखना है कि ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल का जो वर्गीकरण किया है, यह मानव की क्रियाकलापों के आधार पर किया है, और ऐसे मानव के ऐसे क्रियाकलापों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा यथार्थ वर्गीकरण के आधार पर, है ना। सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा यथार्थ वर्गीकरण के आधार पर। तो अब हमारे लिए समझना क्या आवश्यक है दोस्तों? तो ये दोनों ही आवश्यक है। कौन कौन? सभ्यता का विकास भी आवश्यक है और यथार्थ वर्गीकरण दोनों आवश्यक है। लेकिन इसमें भी आधुनिक रूप से जिस मानव भूगोल के वर्गीकरण को हम पढ़ते हैं, या हमारे आज के अध्ययन के लिए जो दोनों में से जो पक्ष जरूरी है, वो है यथार्थ वर्गीकरण। कौन सा? यथार्थ वर्गीकरण। क्योंकि सभ्यता के विकास में तो मानव कुछ कर नहीं सकता था, जिस प्रकार का था उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय का जो समय था, या कहें कि उस समय की जो अपॉर्चुनिटी थी मानव के पास में, वो बहुत कम हुआ करती थी। यहां तक कि मानव परिपक्व नहीं हुआ था बुद्धि से पूरी तरह से। तो इस कारण से वो उस समय की परिस्थितियों में बदलाव लाने में सक्षम नहीं था। लेकिन आगे के दौर में जिसे हम यथार्थ वर्गीकरण का नाम दे रहे हैं, इस समय तक मानव ने आकर के अपनी खुद की शक्ति के बल पर जो है प्रकृति में परिवर्तन किया। तो जब परिवर्तन किया तो उस समय काल को हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है।
इसलिए आज के पूरे यथार्थ चित्रण में अर्थात कि पूरे लेक्चर में हमें यथार्थ वर्गीकरण पर ही चर्चा करनी है, जो कि हमारे अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। लेकिन फिर भी एक नजर हम सभ्यता के विकास पर भी डाल लेते हैं कि सभ्यता के विकास के आधार पर जब ब्रून्स महोदय मानव भूगोल का वर्गीकरण करते हैं तो किन किन बिंदुओं का सहारा लेते हैं, वो किन किन पक्षों के आधार पर करते हैं। तो सभ्यता के विकास के अंतर्गत, सभ्यता के विकास के वर्गीकरण के अंतर्गत ब्रून्स महोदय ने कुछ बिंदु रखे हैं, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल। अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल ये क्यों कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सभ्यता के विकास के आधार पर अगर हमें मानव भूगोल को समझना है, वर्गीकरण करना है, तो हमें इन पक्षों को समझना होगा, अर्थात कि इन पक्षों का अध्ययन करना होगा। कौन कौन से पक्षों का अध्ययन? अनिवार्य आवश्यकताओं के भूगोल का अध्ययन, अनिवार्य आवश्यकता जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकता बोलते हैं हमारी, है ना, तो उनके भूगोल का अध्ययन करना होगा। वहीं भूमि शोषण संबंधी भूगोल का अध्ययन, की भूमि का शोषण किस प्रकार से किया गया सभ्यता के आरंभ में, उसका अध्ययन। वहीं सामाजिक भूगोल का और ऐतिहासिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल का। तो ये चार भूगोलों का अध्ययन करके ही हम सभ्यता के विकास पर आधारित वर्गीकरण को भलीभांति समझ सकते हैं। तो इस सभ्यता के विकास वाले वर्गीकरण वाले पॉइंट में मात्र आपको ये इतना लिखना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, इनको डिटेल नहीं करना है आपको, क्योंकि आप बीए कर रहे हैं, पीएचडी नहीं, है ना। तो आपको सिर्फ सभ्यता के विकास पर आधारित वाले वर्गीकरण में सिर्फ ये चार बिंदु रखना है और यहां से बाहर हो लेना है। अब हम पूरा खंडन किसका करेंगे? यथार्थ वर्गीकरण के, अर्थात कि इनके वर्गीकरण के दूसरे आधार का, यथार्थ वर्गीकरण का। तो इसको भली भांति समझना अति आवश्यक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। देखिए, यथार्थ वर्गीकरण को भी इन्होंने तीन पक्षों में विभाजित किया है। यथार्थ वर्गीकरण को इन्होंने, अर्थात कि ब्रून्स महोदय ने तीन पक्षों में विभाजित किया है। कौन कौन से तीन पक्ष? पहला पक्ष है वर्ग मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग। वर्ग मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग, अनुत्पादक प्रयोग, वर्ग मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग का मतलब क्या हो दोस्तों? मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग करके मानव ने जो परिवर्तन किया है या जो रचनात्मक कार्य किए हैं उनकी बात। तो मिट्टी, वर्ग मिट्टी, अर्थात कि मिट्टी का प्रथम वर्ग में क्या आ रहा है? मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग। तो मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग कहां पर हुआ है? मकान बनाने में और परिवहन मार्ग बनाने में। ये दो बताए हैं। दूसरा वर्ग उन्होंने बताया है, दूसरे वर्ग में कहा है कि मनुष्य की वनस्पति और पशु जगत पर विजय। आगे चलकर के मनुष्य ने जब वनस्पतियों पर और पशुओं पर जब विजय प्राप्त की, एक वो वर्ग आता है जिसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन आता है। मानव ने वनस्पति के तहत कृषि पर विजय प्राप्त की और पशुओं के तहत पशुपालन उन्होंने डेवलप किया। तीसरा वर्ग आता है इनका विनाशकारी उपयोग। तीसरे वर्ग में मानव जो है और आगे बढ़ा, मकान बनाया, परिवहन की व्यवस्था की, कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा। लेकिन अगली कैटेगरी में जब मानव आता है तो उसने अब उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने लाभ के लिए विनाशकारी रूप में उनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। कैसे किया उसने? कैसे किया? तो पौधों और पशुओं का विनाश करके, पौधों का विनाश किया, पशुओं का विनाश किया, खनिजों का शोषण किया, जो भी आंतरिक खनिज पड़े हुए थे उनका भी जो है विनाश करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। अब इन तीनों ही पक्षों को हम हालांकि पूरे विस्तार से अभी आने वाले स्लाइडों में समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में आपने यहां पर देखा। तो यथार्थ वर्गीकरण के अंतर्गत हमें इन तीन वर्गों को समझना अति आवश्यक है और तीनों वर्गों पर ही हमारा आज का सेशन पूरा टिका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यथार्थ वर्गीकरण में ब्रून्स ने मानव भूगोल के क्षेत्र को तीन वर्गों और 6 तथ्यों में विभाजित किया है। ठीक है ना। ये तीन वर्ग, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग में और 6 तथ्यों में, 6 तत्वों में विभाजित किया है इस पूरे वर्गीकरण को। किसके वर्गीकरण को? मानव भूगोल के वर्गीकरण को। क्लियर है। तो सभ्यता के विकास पर आधारित वर्गीकरण जो है, सभ्यता के विकास पर आधारित वर्गीकरण जो है, इसकी तुलना करें ना तो यथार्थ वर्गीकरण ज्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो सभ्यता के विकास के वर्गीकरण को सिर्फ आपको दर्शाना है एग्जामिनर को कि हाँ हम इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन इस पर डिस्कस नहीं करना है। ज्यादा जो लोकप्रिय जो वर्गीकरण है हमें उस पर बात करनी है। तो लोकप्रिय वर्गीकरण कौन सा है? यथार्थ वर्गीकरण। तो यथार्थ वर्गीकरण का ही पोस्टमार्टम करना है और आपको पूरा डिटेल में, विस्तार में सामने वाले को आपको लिख करके देना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। क्लियर है। तो आइए यथार्थ वर्गीकरण के तीनों वर्गों का हम थोड़ा सा और विस्तार करते हुए उनको समझने का प्रयास करते हैं।
पहला है मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग संबंधी तथ्य। मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग संबंधी तथ्य। तो मिट्टी में क्या था दोस्तों? मकान थे। मकान थे। मिट्टी के उपयोग में क्या थे? मकान और परिवहन। ठीक है ना, मकान और परिवहन। चलिए अब इसको पढ़ते हैं जरा। मानव द्वारा निर्मित मकानों और मार्गों से प्रत्यक्ष रूप से तो कोई उत्पादन नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। मकानों से और मार्गों से क्या प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्पादन होता है? नहीं। हाँ, इनकी मदद से हम दूसरे उत्पादन कार्य करते रहते हैं, लेकिन इनसे प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है, ये सत्य है। मकानों के अंतर्गत अगर मकानों की बात करें तो मकानों में क्या था दोस्तों? छोटी छोटी झोपड़ियों से लेकर के बड़े बड़े आलीशान मकान अर्थात कि भवन तक आ जाते हैं इसमें। इसी तरह मार्ग को भी आप वर्गीकृत कर सकते हो। मार्ग में पगडंडी से लेकर के अर्थात कि पैदल मार्ग से लेकर के मकानों के बीच की गलियां, कच्ची व पक्की सड़कें, रेल मार्ग, पुल, सुरंग, ऐसे बड़े बड़े राजमार्ग तक जो है इस मार्ग में शामिल है, परिवहन के मार्ग में शामिल है। ठीक है ना। तो मकान और सड़कों का अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों में बांटकर इनका किया जा सकता है। अगर मकान और परिवहन के मार्गों को समझना चाहते हैं तो निम्नलिखित इन तथ्यों का अध्ययन करके हम इनके बारे में भली भांति रूप से इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब तो हमें अगर जो है मकानों का वर्गीकरण करना है, मकान और राजमार्गों की परिवहन मार्गों का अगर हमें अध्ययन करना है, इनके बारे में समझना है, तो इन विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी जुटा करके हम इनको भली भांति समझ सकते हैं, अर्थात कि इस वर्गीकरण को अच्छे से समझ सकते हैं। कौन से वर्गीकरण को दोस्तों? तो ये यथार्थ वर्गीकरण के प्रथम वर्ग को। और प्रथम वर्ग क्या बोलता है कि मिट्टी के उत्पादक से, मतलब मिट्टी के प्रयोग से जो तथ्य उत्पन्न हुए हैं, तो मिट्टी के उपयोग से प्रत्यक्ष रूप से ब्रुन्स महोदय के अनुसार मकान और मार्गों का काम किया गया है। तो इन मकान और मार्गों को अगर हमें भली भांति समझना है तो इन तथ्यों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। बात समझ आई है ना। तो पहला क्या तथ्य है? मकानों के भेद। विभिन्न प्रकार के मकानों का अध्ययन देखना पड़ेगा आपको, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े आलीशान तक के मकान। उसके बाद में मार्ग और बस्तियों की जो भौतिक विशेषताएं होती है, मार्गों की और बस्तियों की जो भौतिक विशेषताएं होती है उनका अध्ययन। वहीं मानवीय बस्तियों की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है ना। मानवीय बस्तियों के, जिन बस्तियों में मानव निवास करता है, उन बस्तियों की विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। वहीं मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण, स्थिति तथा सीमाएं। ठीक है। तो मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण, स्थिति और सीमाएं। तो जो मानव की बस्तियों की विशेषताओं की तो आपने बात कर ली। उसके बाद में मानवीय जो बस्तियां हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनकी क्या सीमाएं हैं, उसमें जो स्थानीयकरण वहां पर हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, किस स्तर का हुआ है, इसका अध्ययन आवश्यक है। वहीं नगरीय और राजमार्ग समूह का, नगरों में जो सड़कें हैं, मार्ग है और राजमार्ग जो है, इन सबके समूहों को हमें अच्छे से समझना होगा। वहीं नगरीय संचार, नगर की रूपाकृति, भौगोलिक विशेषताएं और संचार का सामान्य भूगोल। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिनके अध्ययन से हमें मानव भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा कृत मकान और मार्गों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है या तथ्य जुटाने में सहायता मिलती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका प्रथम वर्ग होता है कंप्लीट। प्रथम वर्ग फिर से रिपीट करवा रहा हूं, मिट्टी के उपयोग से कृत विभिन्न प्रकार के सुविधा या तथ्य जो कि मानव ने अपने शक्ति के बल पर किया है। ठीक है ना। आगे अगला जो वर्ग है आपका वनस्पति और पशु जगत पर विजय संबंधी तथ्य। वनस्पति और पशु जगत पर, तो जब व्यक्ति पहली बार आया था धरती पर तो कैसा था? वो पशु की तरह आचरण करता था, पशु की तरह रहता था, है ना। यहां तक कि कपड़े पहनना तक नहीं जानता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धि ने विकास किया, धीरे धीरे वो विकसित हुआ और कपड़े पहनना सीखा। धीरे धीरे वो समूह में रहना सीखा, भोजन सामग्री जुटाना सीखा, फिर थोड़ा सा स्टोर करने सीखा। तो कहीं ना कहीं काफी एक लंबा समय लगा है उसको पशु से मानव की श्रेणी में आने पर, है ना। तो मस्तिष्क के धीरे धीरे विकास से, विकसित होने से मानव ने कुछ पशुओं को क्या करा? पालना शुरू कर दिया। पहले पशुओं के साथ ही जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जैसे जैसे उसके बुद्धि का विकास होता चला गया, वैसे वैसे उसकी जो समझ बढ़ने लगी और उसके लिए जो पशु आवश्यक थे उन पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू किया।
और उसी प्रकार से कुछ को अपने क्षेत्रों से जो उसके लिए जरूरी नहीं थे उनको भगा दिया वहां से, जो अहिंसक थे, है ना। और ऐसा ही उसने वनस्पति के साथ किया। जो वनस्पतियां उसके लिए काम की थी उनको उसने संरक्षण देना चालू कर दिया, और जो काम की नहीं थी उसको उखाड़ करके फेंकना चालू कर दिया। तो यहां पर पशुओं को पालने से पशुपालन की प्रथा प्रारंभ हुई, और वनस्पतियों को संरक्षण देने से कृषि की प्रथा प्रारंभ हो गई। तो यहां से पशु समान मानव ने धीरे धीरे अपना विकास करके और पशुपालन और कृषि की व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया। वहीं वनस्पति और पशु जगत पर विजय प्राप्त इसी दौर को कहा जाता है, जब उसने पशुपालन और कृषि की व्यवस्था प्रारंभ की। तब यहां कहा जाता है कि मनुष्य ने वनस्पति पर और पशु जगत पर जो है विजय प्राप्त कर ली, और ये विजय करके और इनके साथ अब वो सरल और आरामदायक जीवन निर्वाह करना उसने प्रारंभ कर दिया। वनस्पति और पशु जगत पर मानव की विजय का अध्ययन कुछ तथ्यों के माध्यम से हम कर सकते हैं, और वो तथ्य ये इस प्रकार से है कि मानव ने कैसे कैसे पशु जगत पर या वनस्पति जगत पर विजय प्राप्त की। इसको हम और बेहतर समझना चाहते हैं तो इन बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। जैसे प्राथमिक जलवायु तथ्यों से संबंधित, जो प्राथमिक जलवायु होती है और जो तथ्य जलवायु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, समझिएगा। तो प्राथमिक जलवायु तथ्यों से संबंधित वनस्पति भूगोल और पशु भूगोल, है ना। तो वनस्पति भूगोल को और पशु भूगोल को हमें समझना होगा कि कैसे उसने वनस्पति भूगोल का अध्ययन करके, क्योंकि वनस्पति भूगोल का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वनस्पति के बारे में बेहतर तरीके से समझ आएगी हमको, और तब हमें समझ आएगा कि मानव ने कैसे कृषि व्यवस्था का आरंभ किया था और कैसे उसने इस क्षेत्र में विकास किया अपना। आई बात समझ, है ना। उसी प्रकार से पशु भूगोल का अध्ययन करके हम पशुपालन के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। अगला है कृषि फसलों और पालतू पशुओं की उत्पत्ति, महत्ता और संख्या के बारे में, या उनके पशुओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में, ठीक है ना। तो इनके बारे में अध्ययन करना होगा। वहीं अन्य वनस्पतियों का उत्पादन, अन्य जो वनस्पतियां हैं उनके उत्पादन के बारे में हमको समझना होगा। मुख्य अनाज के बारे में, जैसे जो गेहूं, जो राई, मक्का, चावल, इन उत्पादन के बारे में अध्ययन करना होगा। पशु और वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे, कपास, रेशम और ऊन, इनका अध्ययन। वहीं मधुमक्खी पशुचारण के बारे में, पशुओं की मौसमी स्थानांतरण और प्रवास के बारे में या मानवीय स्थानांतरण के बारे में, इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा। तब कहीं जाकर के हम इस क्षेत्र में, अर्थात कि ये कहें कि मानव के पशुपालन और कृषि व्यवस्था के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है? ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके तीसरे वर्ग की, तृतीय वर्ग की। और तीसरा वर्ग ही जो था वो था विनाशकारी, विध्वंसक वर्ग। यहां तक जो उसने किया प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में जो किया, है ना, ब्रून साहब के अनुसार वो सब ठीक था, प्रकृति के संतुलन में था। लेकिन तीसरे वर्ग में आकर के मानव विध्वंसकारी हो गया और उसने कुछ ऐसे कार्यों को अपना लिया अपना विकास अत्यधिक बढ़ाने के लिए, या अपना विकास ज्यादा बढ़ाने के लिए, अत्यधिक तीव्र करने के लिए उसने अपने आप को विनाशकारी बना लिया। और विनाशकारी बनाने के साथ ही उसने प्रकृति को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ब्रून्स ने कहा कि पौधों और पशुओं के विनाश और खनिजों के शोषण से संबंधित क्रियाओं को उन्होंने इसमें शामिल कर लिया, इसमें शामिल किया है। मतलब ये कि ब्रून्स महोदय ने इस वर्गीकरण में किसको शामिल किया है, ये विनाशकारी उपयोग संबंधी तथ्यों के अंतर्गत किसको शामिल किया है, तो पशु और पौधों के विनाश को और खनिजों के शोषण को, खनिजों के विनाश को। खनिज मतलब कि जो खदान वगैरह होती है, खदान खोद करके जो हम खनिज निकालते हैं, तो वो खनिज ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार निकाल लेंगे फिर से आ जाएंगे, फिर से अपना बन जाएंगे। खनिज ऐसे होते हैं कि एक बार आपने उसका शोषण कर लिया तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना, मछली पकड़ना, खोदना, है ना, खदानें खोदना मनुष्य के मुख्य पेशों के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन व कृषि में मनुष्य पशु और पेड़ पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। एग्जैक्टली सही है। तो जो दूसरा वर्ग था हमारा, जिसमें हमने पशुपालन और कृषि की बात की थी, तो उसमें तो क्या हुआ था, पशुपालन करने से वो पशुओं को संरक्षण दे रहा था, कृषि करने से वो कृषि के जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे थे, उनको संरक्षण दे रहा था, संरक्षित कर रहा था।
लेकिन इस वाले वर्ग में लकड़ी काट के या शिकार करके वो किसी को संरक्षण नहीं दे रहा है, बल्कि लकड़ी काटने से वनों का विनाश कर रहा है और शिकार करके पशुओं का विनाश कर रहा है। इस तरह से ये ही सब कुछ जो है आज जो समस्या आती है विलुप्त होने की, वो सब आज इसी कारण से आ रही है। पर्यावरण के दूषित होने की तो वो जंगलों के कट जाने से ये समस्या आज हमारे सामने आ रही है। कई पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को काटकर उन्होंने समाप्त कर दिया है। कई प्रकार के पशुओं का शिकार करके उनको भी विलुप्त की स्थिति में पहुंचा दिया है। खनिजों के शोषण के संबंध में तो ये बात और भी स्पष्टता से देखी जा सकती है, क्योंकि मनुष्य अच्छे से जानता है कि खनिज का एक बार उसको खनिज को खदान में से निकालने से वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता, वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसने उसका शोषण किया। भले ही आज वर्तमान में उसको लेकर चिंतित हो चुका है, लेकिन पहले तो शोषण कर चुके ना, है ना। तो मनुष्य द्वारा किए गए इन कार्यों से प्राकृतिक वातावरण भी परिवर्तित होने लगा है। प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल परिवर्तित होने लगा है। अतः मानव की गणना भूतल को प्रभावित करने वाली भौगोलिक शक्ति के रूप में करनी पड़ती है। तो ये जो तीसरा वर्ग है ना, इस तीसरे वर्ग ने पूरे वर्गीकरण को ही पलट दिया है। यहां ब्रून्स ने कहा कि इस तीसरे वर्ग के कारण, विनाशकारी उपयोग के कारण, मानव की गणना अब मानवों में नहीं और ना ही पशुओं में, बल्कि उस भौगोलिक शक्ति के रूप में की जा रही है जो पर्यावरण को या प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहा है, प्रभावित कर रहा है। इस विध्वंसात्मक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा एक और तो मनुष्य आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, और जो आर्थिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ उसके लाभ के लिए है, प्रकृति के लिए नहीं। और वहीं दूसरी ओर जनसंख्या का वितरण और घनत्व भी प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति में सुधार तो ला रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति दृढ़ होती जा रही है, वैसे वैसे जनसंख्या का भी विस्तार होता जा रहा है और उसका घनत्व, धरती पर उसका घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। समझ पा रहे? तो आज मनुष्य की स्थिति यह हो चुकी है कि वो सिर्फ वर्तमान परिस्थिति को देख करके चलता है, वर्तमान को देखकर चलता है, भूतकाल से कुछ भी नहीं सीखता है और भविष्य में देखने का प्रयास ही नहीं करता है कि उसे आने वाले समय में किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान को देख करके आर्थिक सुविधाओं में अंधा होकर के ही आज मानव अपना गुजारा कर रहा है, अर्थात कि आज मानव भौतिक सुख सुविधाओं में लुप्त हो चुका है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये तीन हमने जो वर्ग देखे हैं, ये वर्ग बताता है यथार्थ वर्गीकरण को। किसने दिया था यथार्थ वर्गीकरण? ब्रून्स साहब ने दिया था। किसने? ब्रून्स महोदय ने दिया था। बस आपको ये याद रखना है। तो ये दो प्रकार का वर्गीकरण उनका है ना, सभ्यता वाला और एक है ना यथार्थ वाला। तो सभ्यता वाले में सिर्फ आपको वो 4-5 पॉइंट बताने हैं, उसके बाद में यथार्थ वर्गीकरण का आपको पूरा खंडन करना है, पूरे तीनों बिंदुओं को विस्तार से समझाना है, जो कि हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स ऑल, इतना ही था आज के टॉपिक में, है ना। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, इसमें बताया नहीं गया, ठीक कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों मानव भूगोल के अन्य विज्ञानों के साथ संबंधों पर। मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध पर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।